बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक है हमारा पिलर्स ऑफ स्टेट। ये एक बिल्डिंग है, इसमें हमें पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, कम से कम सात पिलर हमें दिखाई दे रहे हैं। ये अगर पिलर्स निकाल दें ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। स्टेट रियासत इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, उसके भी पिलर्स हैं। अगर वो पिलर्स निकाल दें स्टेट रियासत डिमोलिश हो जाएगी। अब स्टेट के पिलर्स क्या क्या है यहां पर देखें प्लीज। नंबर वन पिलर है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अ कंट्री। वो इदारा जो मुल्क के लिए लॉ मेकिंग करता है, वो लॉ मेकिंग करता है फॉर द एंटायर कंट्री, सारे सिटीजन्स के लिए। कतई नजर किसका क्या रिलीजन है, किसका क्या सेक्ट है, को कौन कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है, उसकी कास्ट क्या है, तो पूरी कंट्री के लिए लॉ मेकिंग करती है द एंटायर नेशन। लेजिस्लेचर का ठप्पा हम किसके ऊपर लगाएंगे? पार्लियामेंट के ऊपर लगाएंगे। पार्लियामेंट एक इलेक्टेड बॉडी है। पार्लियामेंट एक इलेक्टेड बॉडी है, तो लेजिस्लेचर का ठप्पा हम लगाएंगे पार्लियामेंट पे। अमेरिका में लेजिस्लेचर का ठप्पा लगाएंगे कांग्रेस पे। वहां पार्लियामेंट नहीं कहते, कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस उनकी पार्टी नहीं है, उनकी पार्लियामेंट है। तो पहला पिलर हो गया लेजिस्लेचर, वो इदारा जो लॉ मेकिंग करता है फॉर द एंटायर कंट्री, फॉर द एंटायर नेशन, और इसका ठप्पा लगेगा पार्लियामेंट पर। नंबर टू एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव पोले को समझाने के लिए कहेंगे एग्जेक्टिव का मतलब है मैनेजमेंट, एग्जेक्टिव का मतलब है इंतजामिया, एग्जेक्टिव का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जेक्टिव का मतलब है हुकूमत। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? द बॉडी डेट इन्फोर्सेस द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। वो लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया है, उस लॉ को इन्फोर्स करना, नाफिज करवाना, इंप्लीमेंट करवाना, ये लेजिस्लेचर का फंक्शन है। तो आप पूछेंगे, सॉरी ये एग्जेक्टिव का फंक्शन है, स्लिप ऑफ द टंग। लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, इन्फोर्स करवाना, ये एग्जेक्टिव का फंक्शन है। अब आप ये कहेंगे एग्जेक्टिव का ठप्पा हम किसके ऊपर लगाएंगे? एग्जेक्टिव का ठप्पा लगाएंगे हम कैबिनेट पे। कैबिनेट बोले तो द फेडरल कैबिनेट, वफाकी काबीना, जिसका कैप्टन होता है प्राइम मिनिस्टर। उसमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, उसमें मिनिस्टर ऑफ लॉ है, उसमें मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर अफेयर्स है, उसमें मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। तो ये एग्जेक्टिव है, ये लीगल डेफिनेशन है। द बॉडी डेट इन्फोर्सेस द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, वो इदारा जो लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉ को इंप्लीमेंट करता है, इन्फोर्स करवाता है। एक इसकी पॉलिटिकल डेफिनेशन है, वो भी सुन लेते हैं। ये वो इदारा है जो अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट को रन करता है। इस इदारे ने डिसाइड करना है कि इंडिया के साथ बॉर्डर खोलना है या नहीं खोलना, तिजारत करनी है या नहीं करनी, इसराइल को रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना। तो ये अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट को भी रन करता है, लेकिन वो पॉलिटिकल डेफिनेशन है। हमारी डेफिनेशन ये हो गई। तो एग्जेक्टिव को सादा लफ्जों में क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट, इंतजामिया, हुकूमत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो ऑर्गेन स्टेट का, वो पिलर जो अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट को रन करता है, जो लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉ को इन्फोर्स करता है। आगे आते हैं जुडिशरी। जुडिशरी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है? टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है, उस लॉ को अप्लाई करते हुए वो जस्टिस एडमिनिस्टर करेंगे। इसका मतलब जज साहब के हाथ पैर बने हुए हैं, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूज नहीं करेंगे, वो अपनी पर्सनल नॉलेज, पर्सनल ऑब्जर्वेशन यूज नहीं करेंगे। वो आपको वही जस्टिस प्रोवाइड करेंगे जो लेजिस्लेचर के लॉ को अप्लाई करते हुए प्रोवाइड किया जा सकता है। ही कैन नॉट गो बियॉन्ड इट, ही कैन नॉट इग्नोर इट। इसीलिए इन अदालतों को जो दुनिया भर में है, इनको कोर्ट्स ऑफ लॉ कहते हैं, इनको कोर्ट्स ऑफ जस्टिस नहीं कहते, इनको कोर्ट्स ऑफ लॉ कहते हैं। ये कोर्ट्स ऑफ लॉ है, ये कोर्ट्स ऑफ जस्टिस नहीं है। ये आपको बस उतना ही जस्टिस प्रोवाइड करेंगी जो लेजिस्लेचर के लॉ को अप्लाई करते हुए प्रोवाइड किया जा सकता है, ना एक इंच कम ना एक इंच ज्यादा। तो ये हो गया प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन, टू मेक इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया उसकी इंटरप्रिटेशन करना, तशरीह करना, वो भी इनका फंक्शन है। मिसाल के तौर पर मैंने कोई एक डिवाइस बनाई, मैं एक इंजीनियर हूं, वो डिवाइस बनाकर फौरन मैंने आपके हवाले कर दी। आप उस डिवाइस को 24 घंटे यूज कर रहे हैं,
हर तरह के मौसम में, बरसात में, खजा में, बाहर में, गर्मियों में, सर्दियों में। तो एज कंपेयर टू द मेकर ऑफ द डिवाइस यू आर इन अ मच बेटर पोजीशन कि आप उस डिवाइस की वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कैपेसिटी के बारे में कोई कमेंट कर सकें, या आप ये कहें कि जो ये स्पेयर पार्ट यहां से निकाल के यहां लगा दें। मसलन आप रिकंडीशन गाड़ियां मंगवाते हैं जापान से, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होती है। अब यहां पर तो खड्डे, स्पीड ब्रेकर ऊंचे होते हैं, तो यहां पर हम पाकिस्तानी भाई क्या करते हैं, स्पेसर लगवा लेते हैं, जिससे वो गाड़ी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस उसकी बढ़ जाती है। बनाइए जापानीज ने, हम उसको 24 घंटे यूज कर रहे हैं, हर तरह की सड़कों पे यूज कर रहे हैं, कराची में, पाकिस्तान में। तो वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन। तो लेजिस्लेचर ने लॉ बस बना दिया और कुछ नहीं किया, लॉ बना के जुडिशरी के हवाले कर दिया। अब जुडिशरी उसको हर तरह के केसेस के ऊपर, हर तरह के सर्कमस्टेंसेस में अप्लाई कर रही है। तो जुडिशरी इज इन अ मच बेटर पोजीशन टू मेक एनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। अगर कोई एम्बिग्यूटी है किसी वर्ड में, किसी फ्रेज में, कोई अनसर्टेनिटी है, कोई एम्बिग्यूटी है, तो जुडिशरी उस लॉ की इंटरप्रिटेशन करेगी। एक लॉजिक तो ये हो गई। दूसरी लॉजिक ये, अगर आप सारी पावर्स एक सिंगल पर्सन को दे दें हर हवाले से, तो वो तो पूरी दुनिया को भूखा मार देगा। तो अगर लॉ मेकिंग की पावर भी लेजिस्लेचर के पास है, उसकी इंटरप्रिटेशन की पावर भी लेजिस्लेचर के पास है, उसकी इंटरप्रिटेशन की पावर भी लेजिस्लेचर के पास है, वो हिटलर बन जाएंगे। वो हिटलर इज नॉट अ नेम, इट इज अ फिनोमेना। यानी सारी पावर्स आपने एक इदारे को दे दी। सारी पावर्स आपने एक इदारे को दे दी, लॉ मेकिंग की पावर भी उसको दे दी, आपने इंटरप्रिटेशन की पावर भी उसको दे दी, वो हिटलर बन जाएंगे। तो इसीलिए लॉ मेकिंग करेगा एक इदारा, उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा दूसरा इदारा। तो ये तीन पिलर्स हो गए स्टेट के। अब आप कहेंगे इतनी देर से हम पार्लियामेंट पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की कंपोजिशन क्या, पार्लियामेंट के कंपोनेंट्स क्या है, तो यहां पर आ जाए। पार्लियामेंट के तीन कंपोनेंट्स हैं, नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली, सेनेट, द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को अभी फिलहाल साइडलाइन कर देते हैं। नेशनल असेंबली और सेनेट में डिफरेंस क्या है? नेशनल असेंबली को कहते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सेनेट को कहते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मोड ऑफ इलेक्शन, जब इलेक्शन होता है अवाम उन्नास जाके डायरेक्ट स्टैंप लगाते हैं अपने पसंदीदा पार्टी के सिंबल पर, तो नेशनल असेंबली का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। सेनेट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, सेनेट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। देखिए, जब नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो रहा होता है तो पाकिस्तान में जो 4 प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान की, केपीके की, उनका भी इलेक्शन हो रहा होता है सिमल्टेनियसली। तो जब सेनेट का इलेक्शन होगा, अवाम उन्नास वोट कास्ट नहीं करेंगे। अवाम उन्नास ने सूबा सिंध से लेटेस्ट से आई थिंक 240 के करीब सूबा असेंबली सिंध के मेंबर सिलेक्ट किए हैं। तो सेनेट के इलेक्शन में सिंध से जो सेनेटर्स खड़े होंगे, सेनेट के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़े होंगे, उनको वोट कास्ट करेंगे सूबाई असेंबली सिंध के मेंबर। इस तरह पंजाब असेंबली के मेंबर उन कैंडिडेट्स के फेवर में वोट कास्ट करेंगे जो पंजाब से खड़े होंगे सेनेट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, एंड सो ऑन। हमने सूबाई असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया डायरेक्ट इलेक्शन। अब हमारे इलेक्टेड मेंबर्स, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे सेनेट के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। आगे देखते हैं, टेन्योर ऑफ मेंबरशिप। नेशनल असेंबली की मेंबरशिप, एक शख्स एमएनए है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, उसकी मेंबरशिप का ड्यूरेशन है 5 इयर्स। सेनेट में 3 इयर्स और 6 इयर्स। कैसे? सेनेट में 3 इयर्स के बाद बैलेटिंग होती है, उस बैलेटिंग में हाफ ऑफ द सेनेटर्स रिटायर हो जाते हैं, हाफ ऑफ द सेनेटर्स रिटायर हो जाते हैं, और वो रिटायर होते हैं तो उनकी जगह नए सेनेटर्स इलेक्ट होकर आ जाते हैं। जो रिटायर हुआ वो इलेक्ट होकर दोबारा आ सकते हैं, वो इलेक्ट होकर दोबारा आ सकते हैं। तो टेन्योर ऑफ मेंबरशिप से पहले हम एक बात ये समझ लेते हैं, कान प्लीज यहां पे रखें। नेशनल असेंबली और सेनेट में जो रिप्रेजेंटेशन है सूबों की जो नुमाइंदगी है, उसकी बेस क्या, बुनियाद क्या, फाउंडेशन क्या है? नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। दुनिया भर में यही तरीका है, इंडिया में भी तरीका यही है। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है,
तो उनकी जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, जिसको लोकसभा कहते हैं, जो सबसे ज्यादा नुमाइंदे हैं वो वहां से आते हैं। क्या नुमाइंदे आते हैं, क्या पॉपुलेशन, समझ में नहीं आ रही बात कुछ। चले सिंपल फॉर्मूला बना देते हैं। 7 लाख की पॉपुलेशन पे एक नेशनल असेंबली का मेंबर होगा। अब जिस सूबे की जितनी पॉपुलेशन है उसको 7 लाख से डिवाइड कर दें। पंजाब की पॉपुलेशन 12-14 करोड़ है, उसको अब 7 लाख से डिवाइड कर दें। जो फिगर आएगी उतने मेंबर्स होंगे पंजाब से। बलूचिस्तान की आबादी कराची से भी कम है। कराची की आबादी 2.5 करोड़ है, बलूचिस्तान की 1.25 करोड़ है। 1.25 करोड़ को आप 7 लाख से डिवाइड कर दें। 1.25 करोड़ को हमने 7 लाख से डिवाइड किया तो नेशनल असेंबली के मेंबर्स की तादाद आ जाएगी बलूचिस्तान से। तो नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। कमोबेश 7 से 8 लाख के दरमियान की आबादी पर एक नेशनल असेंबली का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता है। दुनिया भर में यही फॉर्मूला है। हमें मालूम है यूके में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंग्लैंड की है, तो उसकी रिप्रेजेंटेटिव सीट्स उनके लोअर हाउस में, उनके लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। तो सबसे ज्यादा सीट्स किसकी? इंग्लैंड की हैं। देखें, पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह नहीं है कि हर जगह आपको, आप रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे हर जगह आपको बंगाली दिखाई दे रहे हैं। ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। यहां पर पंजाब भी है, केपीके भी है, यहां पर बलूचिस्तान भी है, यहां पर सिंध भी है, और हमारे इंडियन मुस्लिम भाई जो माइग्रेट कर आए थे वो भी हैं। तो पाकिस्तान एक फेडरेटिंग यूनिट है। यहां सारे बंगाली नहीं दिखाई देंगे बांग्लादेश की तरह। तो चूंकि 4 सूबे हैं तो सेनेट में देयर इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यानी वो सूबा जिसकी आबादी, बलूचिस्तान जिसकी आबादी कराची से भी कम है, उसकी जितनी नंबर ऑफ सीट्स सेनेट में होंगी उतनी ही सीट्स पंजाब की भी होंगी जिसकी पॉपुलेशन 50% से भी ज्यादा है। यानी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन वाला सूबा पंजाब और बलूचिस्तान जिसकी आबादी कराची से भी कम है, दोनों की नंबर ऑफ सीट्स इक्वल होंगी सेनेट में। तो सेनेट में देयर इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये सब एमसीक्यूज बन रहे हैं। वापस आते हैं यहां पर। तो सेनेट की मेंबरशिप होती है 3 इयर्स 6 इयर्स। 3 इयर्स के बाद बैलेटिंग होती है। हाफ ऑफ द सेनेटर्स दे रिटायर। जितने पंजाब से रिटायर होंगे उतने ही केपीके से रिटायर होंगे, उतने ही बलूचिस्तान से, उतने ही सिंध से जो रिटायर होंगे। सिंध से अगर लेटेस्ट से 10 रिटायर हुए तो सिंध से 10 री इलेक्ट होकर जाएंगे, इलेक्ट होकर जाएंगे नए सेनेटर। जो रिटायर हुए वो दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं। तो पंजाब से अगर 10 रिटायर हुए वहां से भी 10 आएंगे इलेक्ट होकर। तो 3 इयर्स के बाद बैलेटिंग होती है। हाफ ऑफ द सेनेटर्स रिटायर, और जो रिटायर नहीं हुए वो 6 इयर्स के बाद ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाते हैं। तो मेंबरशिप या तो 3 इयर्स है या 6 इयर्स है। 3 इयर्स बैलेटिंग के बाद रिटायर हो जाते हैं हाफ ऑफ द सेनेटर्स। ओके, सेनेट एक परमानेंट बॉडी है। ये एज अ बॉडी, एज एन इंस्टीट्यूशन कभी डिसॉल्व नहीं होता। नेशनल असेंबली परमानेंट बॉडी नहीं है। आफ्टर एवरी 5 इयर्स ये डिसॉल्व हो जाती है। आफ्टर एवरी 5 इयर्स ये डिसॉल्व हो जाती है। भाई अब्बा जी जॉब करते हैं, अब्बा जी बिजनेस करते हैं, वो रेवेन्यू ला कर देते हैं, उससे एक बजट बनता है कि इतनी फीसें मरनी है, ये दूध का बिल हो गया, ये ग्रोसरी का बिल हो गया, ये इलेक्ट्रिक का बिल हो गया, ये इसका बिल हो गया। तो इसी तरह कंट्री का भी एक बजट बनता है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ कर आए हैं, मैं ऐसी फजूल बातें कर रहा हूँ यार। तो कंट्री का भी बजट होता है, उसको लॉ में कहते हैं मनी बिल। मनी बिल बजट ये नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किया जाएगा, वहां डिस्कशन होगी, वहीं से पास होगा। सेनेट से इसकी अप्रूवल नहीं लेनी होती। सेनेट मैक्सिमम रिकमेंडेशन दे सकता है, सजेशन दे सकता है, रिकमेंडेशन। उस रिकमेंडेशन के तहत नेशनल असेंबली बाउंड नहीं है। तो इसका मतलब मनी बिल का ताल्लुक सिर्फ नेशनल असेंबली से है, यहां से यह पास होगा, सेनेट से पास नहीं होता। नेशनल असेंबली से पास होकर प्रेसिडेंट की टेबल पे चला जाएगा, वो साइन कर देगा। प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो, इमरान खान, नवाज शरीफ, जुनेजो, प्राइम मिनिस्टर हमेशा नेशनल असेंबली से होगा। नरेंद्र मोदी लोअर हाउस से है। ऋषक, क्या नाम है यूके के प्राइम मिनिस्टर का, ऋषि सोनक, उसका ताल्लुक लोअर हाउस से, हाउस ऑफ कॉमन से। तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा लोअर हाउस से होता है, अपर हाउस से नहीं होता, सेनेट से नहीं होता। नेशनल असेंबली का सेशन कौन प्रिजाइड करेगा? देखें, जब नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के बाद पहला काम ये होता है कि नेशनल असेंबली के सारे मेंबर्स आके ओथ लेते हैं, हलफ लेते हैं मेंबर की कैपेसिटी में। ओथ लेने के बाद अब यहां पर सारे नेशनल असेंबली के मेंबर्स बैठे हुए हैं।
वो कहा जाता है आपने एक मॉनिटर इलेक्ट करना है, तो फिर नेशनल असेंबली मेंबर्स मॉनिटर के इलेक्शन में वोट कास्ट करते हैं। उस मॉनिटर को कहते हैं स्पीकर। स्पीकर नेशनल असेंबली का मेंबर होता है, वो नेशनल असेंबली के सेशन को प्रिसाइड करता है। ही इज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ही इज कस्टोडियन ऑफ द हाउस। फिर वो एक डिप्टी स्पीकर को भी इलेक्ट करते हैं। तो नेशनल असेंबली के सेशन कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर। अगर स्पीकर मौजूद नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ये नेशनल असेंबली के सेशन को प्रिसाइड करेगा। इसी तरह सेनेट में सेनेटर्स अपने में से किसी एक को चेयरमैन ऑफ सेनेट इलेक्ट कर लेते हैं और साथ में सिमल्टेनियसली एक डिप्टी चेयरमैन भी इलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर मैं एक टिपिकल एमसीक्यू आपको बता रहा हूं, टेक्निकल एमसीक्यू, गौर से सुनिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी फॉरेन कंट्री के ऑफिशियल विजिट पे गया हुआ है, तो उसकी जगह एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेगा? चेयरमैन ऑफ सेनेट। चलिए थोड़ा और अज्यूम कर लेते हैं, चेयरमैन ऑफ सेनेट भी ऑफिशियल विजिट पे किसी फॉरेन कंट्री पे गया हुआ है। अब स्पीकर बनेगा पाकिस्तान का एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब ये नहीं हो सकता कि सारे एक साथ गए हो, तो प्रेसिडेंट की एब्सेंस में एक्टिंग चेयरमैन होगा, सॉरी प्रेसिडेंट की एब्सेंस में चेयरमैन जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा। और अगर प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ सेनेट दोनों मुल्क से बाहर है तो नेशनल असेंबली का स्पीकर एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा। मैं आपको सवाल करना भी सिखा रहा हूं, तो आप सवाल ये कर सकते हैं कि जब सेनेट का चेयरमैन या नेशनल असेंबली का स्पीकर एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे तो क्या वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का सेपरेट अलग से ओथ लेंगे? इसका जवाब है नो। जब उन्होंने सेनेट के चेयरमैन का और स्पीकर नेशनल असेंबली के चेयरमैन का ओथ लिया था तो देन एंड देयर सिमल्टेनियसली उसी वक्त उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का ओथ भी ले लिया था कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने की तो हम एक्टिंग प्रेसिडेंट की तमाम जिम्मेदारियां कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक निभाएंगे। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के लिए ओथ लेने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं फंक्शन। नेशनल असेंबली का फंक्शन है लॉ मेकिंग करना, पॉलिसी मेकिंग करना। देखिए घर में अम्मा भी होती है, अब्बा भी होती है। अम्मा ने कोई फैसला लिया, अब्बा है चेक एंड बैलेंस के लिए, अब्बा ने कोई फैसला लिया, अम्मा है चेक एंड बैलेंस के लिए। तो लॉ मेकिंग ये कलेक्टिवली करते हैं। तो नेशनल असेंबली ने अगर कोई लॉ मेकिंग की, अब वो लॉ जाएगा किसके पास? सेनेट के पास जाएगा। सेनेट उसको चेक एंड बैलेंस करेगा, वहां से भी पास होगा। तो सेनेट का काम है चेक एंड बैलेंस। लॉ मेकिंग दोनों कलेक्टिवली करते हैं, तो एक दूसरे के लिए चेक एंड बैलेंस है। तो ये था डिफरेंस इन दोनों का। हास्ता लाविस्ता।